ठीक है, आप स्टार्ट से बनाया करें, आप दरमियान में से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मसला सर। अच्छा, मैं बता रहा हूँ खमीर के हवाले से तुम लोग को यीस्ट की, तो इंस्टेंट यीस्ट को यूज करते हुए we will study the characteristic of yeast cells as well as will observe through the microscope. अच्छा, अब अगर यीस्ट के हवाले से बात करें, जैसे मैंने आपको बता दिया था कि इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट रिप्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली बाय बडिंग। ठीक है, तो इसमें बडिंग का प्रोसेस होता है जिसके जरिए ये अपनी नस्ल बढ़ाता है। तो नॉर्मली हम जब अपने घरों में भी आटे के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं कि हमारा आटा फूल जाए, फूली रोटी बने, तो जिसको हम कहते हैं खमीरी रोटी। एक को हम कहते हैं पतीली रोटी, एक को हम कहते हैं खमीरी रोटी। तो खमीरी रोटी इस वजह से कहते हैं कि उसमें हम खमीर शामिल करते हैं। तो खमीर या यीस्ट, इसको हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। इसकी ऑब्जर्वेशन के लिए आपको कुछ लैब रिएजेंट्स चाहिए। लैब रिएजेंट्स में आपको जो चीज चाहिए होगी, एक तो हमारे पास है कि क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल वायलेट ये स्टेन्स हैं, कलर्स हैं, जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विजुअलाइज करते हैं। एज दिस यीस्ट इज एज वेल अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये आपको आम आंख से नजर नहीं आएगा, तो इसको देखने के लिए हम स्टेनिंग करेंगे। इसकी स्टेनिंग का मतलब है कि हम कलर्स की टेक्निक यूज करके इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। क्रिस्टल वायलेट भी होता है, लेकिन नॉर्मली हमारे पास जो है इसके लिए यूज होता है ये सेफ्रोनिन। सेफ्रोनिन बेसिकली इट इज अ काउंटर स्टेन फॉर बैक्टीरियल कल्चर, क्योंकि बैक्टीरिया के कल्चर को विजुअलाइज करने के लिए पहले हम इस्तेमाल करते हैं क्रिस्टल वायलेट। ठीक है, उसके बाद जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट को एब्जॉर्ब करते हैं उनको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट के कलर को एब्जॉर्ब नहीं करते तो फिर हम उनको काउंटर स्टेन करते हैं। काउंटर स्टेन वैसे दोनों को किया जाता है। तो जो बकाया बच जाने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, सेफ्रोनिन के कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, और इस तरह से जब तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो जो सेफ्रोनिन के कलर को एब्जॉर्ब करते हैं वो पिंक या रेड कलर के अपीयर होते हैं। तो उन बैक्टीरिया को हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और जो बैक्टीरिया इसको एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि वो क्रिस्टल वायलेट के कलर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो वायलेट या पर्पल कलर के अपीयर होते हैं, उनको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। ये जब हम बैक्टीरिया के कल्चर्स की स्टेनिंग करेंगे, जब फरहाद दे आएगा, तो तब इंशाल्लाह मैं आपको क्रिस्टल वायलेट के जरिए उसको बस स्लाइड बनाना मैं सिखाऊंगा कि स्लाइड को हम कैसे स्टेनिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। आज भी हम स्टेनिंग के लिए स्लाइड को प्रिपेयर करेंगे, बट इट विल बी फॉर यीस्ट कल्चर। तो इसमें हम यीस्ट का एग्जामिनेशन करेंगे कि यीस्ट के सेल कैसे दिखाई देते हैं। इसके लिए जो आपको काउंटर स्टेन हमें चाहिए होता है, तो वो आपका सेफ्रोनिन है। सेफ्रोनिन हमारे पास मौजूद है। अब बात इस बात की आती है कि इट इज इन द पाउडर फॉर्म एंड वी वांट रिएजेंट इन द लिक्विड फॉर्म, बिकॉज के हम स्लाइड पर जब हम खमीर के खुलिये लेंगे तो उसको कलर करने के लिए हमें इसके 1 या 2 ड्रॉप्स डालने हैं। ठीक है, इसका हम पाउडर नहीं डाल सकते। तो हमें इसको रिएजेंट की शक्ल में प्रिपेयर करने के लिए लिक्विड फॉर्म में प्रिपेयर करना है। तो बहुत आसान तरीका है इसकी प्रिपरेशन का कि सेफ्रोनिन, ये इस वक्त मेरे पास 25 ग्राम की बोतल है, टोटल इसके अंदर 25 ग्राम मौजूद है, जिसमें से मैंने महज 20 मिलीग्राम सेफ्रोनिन लेना है। 20 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम सेफ्रोनिन लेकर उसको आप 20 ml वाटर में डिसॉल्व करोगे। ये मेरे पास बीकर है 100 ml का, तो इसमें यहाँ तक 20 ml है, तो मैं यहाँ तक पानी भर दूंगा, और यहाँ तक पानी फिल करने के बाद मैं इसमें डिस्टिल वाटर है, इसको फिल करने के बाद मैं इसमें 20 मिलीग्राम सेफ्रोनिन ऐड कर लूंगा और कांस्टेंट स्टीयरिंग करूंगा, ताकि मेरे पास एक रिएजेंट तैयार हो जाए। तो ग्रीन से कलर का एक डाई आपके पास तैयार हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम फर्दर अपने प्रैक्टिकल प्रोसीजर में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा, प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या है? थोड़ा सा मुझे दे दें उस समय, एक मिनट। इस वक्त हम पेज नंबर 10 पे हैं। ठीक है, तो दिस इज सिंपल स्टेनिंग ऑफ यीस्ट जो कि हम करने जा रहे हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है आपके पास? यीस्ट के ग्रेन्यूल्स चाहिए, ये हमारे पास मौजूद है ग्रेन्यूल की शक्ल में यीस्ट। सेफ्रोनिन स्टेन चाहिए, वो हम भी प्रिपेयर कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा। ग्लास स्लाइड चाहिए हमारे पास, ठीक है, जो कि कल मैंने यहाँ पर रखी थी। ये हमारे पास ग्लास स्लाइड है, ठीक है, ये हमें चाहिए होगी। इसके अलावा हमें वायर लूप चाहिए, ये हमारे पास वायर लूप है। ठीक है, खमीर वैसे तो खैर पैथोजेनिक है नहीं, इसको आप हाथ से भी वो कर सकते हो, लेकिन चूंकि लेबोरेटरी टेक्निक्स हैं और उसको हमें केयरफुल हैंडलिंग से ही करना पड़ता है, लिहाजा वायर लूप को यूज करके बैक्टीरिया के कल्चर में उठाते हो और यीस्ट के कल्चर में। बाकी यीस्ट अगर हाथों के साथ लगता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज एडिबल थिंग। ठीक है, खाने पीने की चीज है, आप उसको आटे में इस्तेमाल करते हो। लेकिन
तमाम बैक्टीरिया को आप हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि बैक्टीरिया में बास पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, और अगर आपका हाथ लग जाए या आपकी बॉडी के अंदर किसी तरीके से उनकी एंट्री हो जाए तो पैथोजेनिसिटी का सबब बनते हैं, बीमारी फैला सकते हैं। तो ये वायर लूप हमें चाहिए होगी, वायर लूप हम यूज करेंगे, और इसके अलावा हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होगा ऑब्जर्वेशन के लिए, बगैर इसके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी नहीं कर सकते, राइट? अच्छा, अब थ्योरी के लिहाज से अगर बात कर लें तो इसमें है कि यीस्ट ऑफ द फंजाई बिलोंगिंग टू द क्लास ओमाइसीड्स, ये बेसिकली फंजाई है, ये जो यीस्ट है ये बेसिकली क्या है, फंजाई है, और ये एक क्लास ओमाइसीड से ताल्लुक रखता है, ठीक, ये इसकी क्लास है। तो ये बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब एक खुलिये पर मुश्तमिल होते हैं, सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, एंड दे बिगर इन साइज देन बैक्टीरिया, साइज में ये बैक्टीरिया से बहरहाल काफी बड़े होते हैं। बैक्टीरिया इनके बनिस्बत हकीर सी मखलूक है, ये इसकी बनिस्बत काफी बड़े होते हैं साइज में। दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द मींस ऑफ एस्कोस्पोर्स, ठीक है, इट इज नॉट सेक्सुअली, इट इज एसेक्सुअली। एसेक्सुअली का मतलब है गैर जिनसी तौलीद। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल गैमेट्स का मिलना जरूरी है। इसमें इस चीज की पहचान नहीं होती, ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर अल्लाह ने सेक्स की तफरीक रखी ही नहीं है कि ये मेल यीस्ट है और वो फीमेल यीस्ट है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी गैर जिनसी तौलीद, और उसमें यही होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अपनी नस्ल गैर जिनसी तरीकों से बढ़ाता है, और जो मैंने इसकी मिसाल दी आपको बटिंग की, इसमें एस्कोस्पोरिंग होती है। एस्कोस्पोरिंग का मतलब है कि जो यीस्ट का सेल है इसकी बाहर की बैरूनी सतह पर एक बड नमूदार होता है, एक छोटा सा बड, वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते होते एक बड़ा सेल बन जाता है। फिर जब वो मैच्योर होता है तो उसकी सतह पर एक और बड नमूदार होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता होते एक और बड़ा सेल बन जाता है। इस तरह से इसकी नस्ल बढ़ती है, तो दैट इज कॉल्ड एस्कोस्पोरिंग, ठीक है। So the sac in which spores are present is known as ascus. They are also reproduced asexually by means of the spore budding. Yes sir. ठीक है। अब एस्कोस्पोर्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली हमें पता चला कि इसमें जिनसी तौलीद भी है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, ठीक है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बहुत इजी तरीके से होती है बाय द मींस ऑफ बडिंग। बडिंग का अमल होता है, और यही बडिंग का अमल इस्तेमाल करते हुए हम अपने आटे का वजन भी बढ़ाते हैं। Yes. आटे में क्यों इसको डालते हो, क्योंकि ये बडिंग के जरिए बड बनाता रहता है और ऐसा ऐसा ये फुलाता रहता है, तो आटा पूरा फूल जाता है खमीर की वजह से। आटा अपनी वजह से नहीं फूलता, वो खमीर की वजह से फूलता है, ठीक है। तो जब तुम इसकी रोटी बनाओगे तो फूली हुई रोटी बनेगी। सर तो इसका मकसद क्या होता है, या बड़ी रोटी, फूली हुई रोटी, या आटा वही करना बस? वो पसंद पे डिपेंड करता है। पेट भरी वो फूली रोटी, खमीरी रोटी भी भरती है और पतीली रोटी भी भरती है, लेकिन ये बस हर इंसान के अपने इब्ने आदम ने अपने टेस्ट बनाए, अपने जायके बनाए, उसके लिए उसमें मुख्तलिफ मॉडिफिकेशंस की हैं। और सर ये बनता किस तरह है, जिस तरह ये पैकेट में है अभी, ये बनता किस तरह, ये केमिकल है, ये कौन सी? नहीं, ये फंजाई कुदरती तौर पर मौजूद है, इसको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, जो नेचुरल सोर्सेज है फंजाई की, उससे इसको एक्सट्रैक्ट आउट किया जाता है, ठीक है। तो वहां से एक्सट्रैक्ट आउट करके इसको इस शक्ल में लेके आते हैं। अगर आप इसकी कंपोजिशन देखें ना तो बाकायदा इसकी आपको बैक पे कंपोजिशन भी मिलेगी। ठीक है, आप इसमें पढ़ लें फिर, ठीक है। देखिए इसके ये सारे ग्रेन्यूल्स बाहर निकल आए, ये नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल। सर ये इस शेप में रिप्रोडक्शन क्यों नहीं करते हैं, इसके लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए? हाँ, वाटर में ये इनको फेवरेबल एनवायरनमेंट चाहिए, मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है। तो जब हम आटे में इसको डालते हैं तो ये नमदार शक्ल में आ जाता है, मॉइस्ट फॉर्म में आ जाता है, ये रिप्रोडक्शन करता है। आमतौर पर ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगी, ठीक है। हर एक ऑर्गेनिज्म को नस्ल कशी के लिए खास माहौल की जरूरत होती है। तो हम लोग नस्ल कशी करते हो, हम करते हैं ना, खास माहौल की जरूरत होती है, खास कंडीशंस की शराइत की जरूरत होती है, उसके बगैर तो हमारी नस्ल नहीं बढ़ती ना। इस तरह से इनके लिए भी खास शराइत की जरूरत है, खास टेम्परेचर की। तुम्हारी बॉडी का जब तक टेम्परेचर एक खास दर्जे पर से ऊपर नहीं पहुंचेगा, तुम्हारे स्पर्म्स की एजैकुलेशन नहीं होती, किसी सूरत नहीं होती। जिस वक्त स्पर्म्स की एजैकुलेशन होती है उस वक्त बॉडी का खास टेम्परेचर होता है, ब्लड का एक खास प्रेशर होता है, उस पर ये तुम्हारा सारा अमल होता है, ठीक है। तो लिहाजा इसको भी रिप्रोडक्शन के लिए खास माहौल की जरूरत होती है, खास टेम्परेचर, नमदार माहौल होना चाहिए, ठीक है। जब तक मॉइस्ट एनवायरनमेंट नहीं होगा डेफिनेटली सेल्स की फ्यूजन नहीं होती, ठीक है, नए सेल्स नहीं बनते, बड़े नहीं होती, ठीक है।